अपनी प्रेजेंस, अपना कंट्रोल शो करें। और फिर सेंट्रल में उन्होंने एरिया को माइन कर दिया है, टिट फॉर टेट स्ट्राइक्स हुए हैं और इसके बाद कल जो हमले हुए हैं, कोशिश ये है कि चीजें को लेके चलें। गल्फ कंट्रीज टारगेट बनेंगी जो वो नहीं चाहते हैं। R4 के नाम से पाकिस्तान, तुर्किया है, इजिप्ट है, सऊदी से वो एक्टिव है। आप देखेंगे हालात बेहतर होंगे तो ईरान भी इसको ज्वाइन कर सकता है। सर, ईरान और अमेरिका में हम देख रहे हैं कि दोबारा से कल रात झड़पें हुई हैं। आप क्या समझते हैं कि किसकी जानिब से पहल की गई है और इसका ज्यादा नुकसान अब किसे होगा? जी बहुत शुक्रिया। देखें, एक तो बहुत मिसट्रस्ट है अभी तक दोनों में, और MOU हम कह सकते हैं इज वेरी फ्रिजाइल है। उसके सही मानों में इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, इंटरप्रिटेशन में भी मुश्किलात आ रही हैं एक दूसरे को। फिर देखें कि ये स्टार्ट हुआ 25 जून को, जब सिंगापुर का एक कमर्शियल शिप गुजर रहा था, तो उस पे ईरान ने स्ट्राइक्स किए थे, ड्रोन हमला हुआ था। उसके बाद से फिर ये टिट फॉर टैट अटैक स्टार्ट हुए हैं। अब डेवलपमेंट ये है कि क्योंकि ईरानी समझते हैं कि एज पर MOU के तहत उन्होंने कहा, स्टेटस को की बात की है कि अगले 2 महीने, तो उसमें कहा कि कंट्रोल लाइज विद अस। तो देयरफॉर ईरान ने ये किया है कि भाई जो भी उन्होंने कहा शिप्स वहां से गुजरेगी वो नदरन रूट से गुजरेंगे। सो नदरन रूट्स का मतलब है कैशम आइलैंड के साथ, लरक आइलैंड के साथ से गुजरेंगे जहाँ पे ईरान की प्रेजेंस है। और उनका मकसद यह है कि साउथ से ना गुजरें, कि साउथ में बेसिकली ओमान वाला एरिया है, वहां पे अमेरिकन नेवी की प्रेजेंस वहां पे है, तो वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो देयरफॉर वो चाहते हैं कि अपनी प्रेजेंस, अपना कंट्रोल शो करें। और फिर सेंट्रल में उन्होंने एरिया को माइन कर दिया है। सो दैट वाज द बिगिनिंग जिससे ये स्टार्ट हुआ है, और जिसके बाद हमने देखा है कि टिट फॉर टेट स्ट्राइक्स हुए हैं। और इसके बाद कल जो हमले हुए हैं, उससे रात को भी जो हमले हुए कुवैत पे और इस पे बहरीन पे, ओमस पे, बहरीन पे, तो उससे जी। बहुत ज्यादा समझ ले कि एक सिचुएशन एक खराब होती जा रही है, आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। बट एट द सेम टाइम देखें लेबनान की सूरत हाल है, वो सारे आपस में लिंक्ड है। और कोशिश वैसे यही है, आप देखें कि अमेरिका की तरफ से JD वेंस का डिफरेंट स्टांस है, मार्को रूबियो कुछ कह रहे हैं, प्रेसिडेंट ट्रम्प कुछ कह रहे हैं, जी। लेकिन ये है इनकी कोशिश ये है कि चीजें को लेके चले मिड टर्म इलेक्शन तक एट ऑल कॉस्ट। क्योंकि उनकी अपनी सर्वाइवेबिलिटी ट्रम्प की इसी में है कि किसी भी तरीके से इसको इंटेक्ट रखा जाए। लेकिन ये जो स्ट्राइक्स हो रही हैं ये चलती रहेंगी। आप देखें, कभी इधर स्ट्राइक्स होंगे, कभी उधर स्ट्राइक्स होंगे, लेकिन ऑल आउट वार एट टाइम बीइंग हम कह सकते हैं नहीं होगी। लेकिन ये है कि ट्रस्ट डेफिसिट है। दैट्स वाई ये है कि हाँ, आपने देखा होगा पाकिस्तान दोबारा एक्टिव हुआ है। और इससे जी। वजह कल इन्होंने फोन किए हैं, हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने गल्फ कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर के साथ रब्ता रहा है। सो ये ट्रस्ट डेफिसिट है अनफॉर्चुनेटली। फिर देखें, अमेरिकन ये भी चाहते हैं, जहां पे ईरान अपना कंट्रोल एक्सर्ट करना चाह रहा है, जी। अमेरिकन इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि हम भी वहां पे हैं, हमारे भी वहां पे कंट्रोल है, हम भी यहाँ पे स्ट्राइक किसी वक्त भी कर सकते हैं। तो मसूद साहब, अगर ऐसे ही सिलसिला चलता रहा, दोनों पार्टीज एक दूसरे पर ट्रस्ट भी नहीं करेंगी, डोनाल्ड ट्रंप भी सर्वाइवल के लिए सब कुछ कर रहे हैं, तो फिर ये मामला लॉन्ग टर्म में तो नहीं चलता हुआ दिखाई दे रहा। और जिस तरह से आप भी कह रहे हैं कि इस तरह की स्ट्राइक्स होती रहेंगी, तो फिर लगता है आपको कि किसी बड़े हमले का भी खतरा मौजूद है? लाइकली देखें, ये मिड टर्म इलेक्शंस के बाद ये सिचुएशन हो सकती है कि देखें, ईरान को तो आप समझ लें कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ईरान में आप आके इन्वेड नहीं कर सकते हैं, उसके लिए तो मैसिव कैजुअलिटीज होंगे। सो दैट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन आप नुकसान पहुंचा सकते हैं, सैंक्शंस हुए और आप फिर इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे जाएंगे, लेकिन उससे ये होगा कि गल्फ कंट्रीज टारगेट बनेंगे जो वो नहीं चाहते हैं। सो देयरफॉर ये है कि लाइकली है, देखें कि हम तो कह रहे थे ना कि कोई दरमियान में डिस्ट्रैक्टर स्पॉइलर ना आए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि अमेरिका के अंदर भी देर आर हॉक्स जो इस MOU के अगेंस्ट है। इसराइल तो है ही है, इवन कुछ मिडिल ईस्ट में ममालिक हैं वो भी खुश इससे नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम उनकी मिस्टेक्स वैसे हाई है। लेकिन मिड टर्म इलेक्शन से पहले नहीं है। मिड टर्म इलेक्शन के बाद हो सकता है कोई स्ट्राइक्स में तेजी आ जाए, लेकिन कोई ऑल आउट मुझे नहीं लगता है कि कोई जंग होगी। बिल्कुल ठीक है। ब्रिगेडियर साहब, वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक बहरीन और कुवैत में जो अमरीकी अड्डों को शदीद माली और जानी नुकसान पहुंचा है, जिसका हम भी तस्करा कर रहे हैं, और अमरीका अरब ममालिक में फौजी अड्डों को भी अपना महदूद करता चला जा रहा है, तो ये ईरान के लिए कितनी बड़ी कामयाबी है? क्या खित्ते के ममालिक ईरान के साथ मिलकर कोई सिक्योरिटी सेटअप तश्कील दे सकते?
जी हाँ, बिल्कुल। आप भी देखें कि ऑलरेडी एक R4 के नाम से पाकिस्तान, तुर्किया है, इजिप्ट है, सऊदी है, वो एक्टिव है। एक सिंबॉलिक, अब जिस तरीके से वो बातचीत चल रही है, तो एक बड़ा वाज़ेह मैसेज इसराइल को जा रहा है कि मिडिल ईस्ट के डिफेंसेस के लिए और या वेस्ट एशिया में एक अलायंस बन चुका है। सो फ्यूचर में आप देखेंगे हालात बेहतर होंगे तो ईरान भी इसको ज्वाइन कर सकता है। सिमिलरली पाकिस्तान इज द लीडिंग कंट्री है इन तमाम में, क्योंकि पाकिस्तान की रेलेवेंस और क्रेडिबिलिटी बढ़ गई है। तो जीसीसी कंट्रीज का भी मानना है, रियलाइजेशन ये है कि नो मोर डिपेंडेंस ऑन अमेरिका। और वो आप देखें कि अपनी डिफेंसिव सलाहियतें भी बढ़ा रहे हैं, क्रेडिबिलिटी डेटरेंस बढ़ा रहे हैं। और जिस तरीके से अभी रिसेंट इत्तलात है, यूएई इंडिया से आकाश मिसाइल और ब्राह्मोस ले रहा है। सो अपनी वो भी कह रहे हैं कि वो बैलेंस ऑफ पावर के लिए, लेकिन एट द सेम टाइम मेरे ख्याल में देखें कि यू कैन नॉट चेंज द ज्योग्राफी और सर्वाइवलिटी यही है कि जीसीसी कंट्रीज जो हैं कि वो ईरान को अकोमोडेट करे, ईरान इनको अकोमोडेट करे, और एक दूसरों से लिव एंड लेट डाई वाली बात है कि एक दूसरे को अकोमोडेट करना चाहिए। और सऊदीज ने इस पे देखें एक आइडिया पेश किया था कुछ महीने पहले उनके फॉरेन मिनिस्टर फैसल बिन फरहान ने, कि उन्होंने कहा था हम हेलसिंकी मॉडल 1975 का जो वेस्टर्न पावर्स और सोवियत ब्लॉक के दरमियान हुआ था, एक ऐसा था कि सोवरेनिटी का कहा था, एक दूसरे की रेस्पेक्ट करेंगे। इट वाज अ सॉर्ट ऑफ अ नॉन एग्रेशन पैक्ट। तो सिमिलर लाइंस उन्होंने कहा था हम यहाँ पे भी जीसीसी कंट्रीज और ईरान आपस में कर सकते हैं। तो ये एक पॉसिबिलिटी है, वरना देखे बहुत ये नुकसान पॉसिबिलिटी भी है मसूद साहब, और ये होना भी चाहिए। और अगर हम देखें ओमान की तरफ, तो ओमान ने अमरीकी मुखालिफत के बावजूद आबना हुर्मस से गुजरने वाले जहाज़ों पर टोल फीस लगाने का इंदिया दिया है। तो इसके बाद आप क्या समझते हैं, कतर भी इसके साथ खड़ा है? क्या ईरान के बाद अब ओमान को भी अमरीकी हमले का कोई खतरा मौजूद है? देखें, अब इसमें कंफ्यूजन आ रही है। कल तक कतर की तरफ से ये इतलात थी, क्योंकि जीसीसी कंट्रीज का जो जॉइंट कम्युनिके निकला है उसमें देखें कि तमाम 6 ममालिक शामिल थे और अमेरिका का और उसमें हाथ था, मार्को रूबियो वहां पे थे, जिसमें उन तमाम कंट्रीज ने ये एग्री किया था अनकंडीशनल फ्री पैसेज एंड टैक्स फ्री। उन्होंने कहा था यहाँ से शिप्स यहाँ से गुजरेंगे, उसको ओमान ने इंडोर्स किया था। हो सकता है और ईरान के सामने उन्होंने कहा हम कर देंगे, लेकिन अमेरिका के सामने आके वो तो पीछे हट गए थे। तो अभी उसमें लाइकली ये है, और मुझे भी लगता है कि ओमान विल गो जी। इस तरीके से। इवन कल देखे ना, एक और नई डेवलपमेंट भी, इराक गए थे अब्बास इराक़ची, वहां पे इराकियों का भी ये मानना है, क्योंकि इराक भी स्टेट ऑफ होर्मुज़ को यूज करता है, तो उन्होंने भी ये कहा कि फ्री एंड अनकंडीशनल पैसेज होने चाहिए। इराक से भी ये मैसेज है। तो मेरा ख्याल में ईरान पर भी प्रेशर पड़ेगा। और देखें, इराक तो उनका बहुत करीबी और एलाई भी रहा है, और इस तरीके से उनका अंडरस्टैंडिंग है। अगर वो इस तरह स्टैंड ले रहे हैं, फिर ऊपर से उनके प्राइम मिनिस्टर नेक्स्ट मंथ इज विजिटिंग अमेरिका, तो उसमें भी बड़ा प्रेशर होगा। तो ईरान के लिए भी प्रेशर होगा। सो ओमान विल गो विद जीसीसी कंट्रीज, मेरा मानना। बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब, और हमें याद है कि जनरल कासिम सुलेमानी भी इराक की सरजमीन पर ही जो है उन्हें निशाना बनाया गया था, वहाँ शहीद हुए थे, और बड़ा एक क्लोज उनका ताल्लुक भी है, अलाय भी है। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब।